हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 ग्रेविटेशन। ठीक है ना। इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इससे 2 सवाल हर साल आते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो दोनों प्रॉब्लम थे वो एस्केप वेलोसिटी के थे, ठीक है ना। उससे पहले जो आते थे जनरली या तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया या फिर वर्क डन वाले प्रॉब्लम आ गए। तो कुल मिलाकर के एनालिसिस ये है कि इसमें 4 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया अपना ग्रेविटी वाला सेक्शन जिसमें न्यूटन्स फॉर्मूला हो गया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। दूसरा ऑर्बिटल स्पीड और वर्क डन वाला कंसेप्ट हो गया। तीसरा एस्केप वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हो गया और चौथा हमारे पास प्लैनेटरी मोशन आ गया और साथ में फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले आ गए। तो अब इस एनालिसिस के बेसिस पर एस्केप वेलोसिटी तो उसने लास्ट में पूछ लिया, तो सेम प्रॉब्लम पूछने का चांस कम होता है। इसलिए हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे फील्ड पोटेंशियल वाले रिलेशन पर, कैपलर लॉ पर और ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर वर्क डन वाले कंसेप्ट पर, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के एनालिसिस है। तो अगर आज के लेक्चर को सही से देख लेते हो, सही से एक एक चीज फॉलो कर लेते हो तो ग्रेविटेशन तो उड़ा के रख दोगे, ठीक है ना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने इसमें रखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि वो खास मतलब एक स्पेशल सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। मैंने उस पर आपका मैच द कॉलम भी रखा हुआ है, तो मजे आएंगे। अच्छा, एक और बात, आप सबने टेस्ट दिया था अभी, क्योंकि मैंने बोला था कि वो आप फेज 1 12th क्लास का टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट में कई बच्चों के अच्छे भी मार्क्स आए, कई बच्चों के खराब भी मार्क्स आए। जिनके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना, मेरे ख्याल से उनका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है और वो आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। जिनके नंबर खराब है, अब पीछे जाकर के वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आप किस पे फोकस करो, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए, आप उन पे फोकस करो, क्योंकि उनसे मिलते जुलते ही और जो स्पेशली टेस्ट के अंदर मैंने प्रॉब्लम मार्क कराए हैं, आप बस उतना भी कर लो तो भी नीट का प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं 11th का फेज 2, और इस फेज 2 मतलब ग्रेविटेशन से लेकर के लास्ट तक का आपका पूरा का पूरा ये वीक जो रहेगा काफी मतलब रगड़ के चलेगा, ठीक है ना, सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं, क्योंकि हम काफी चीजें कवर करेंगे। तो आज ग्रेविटेशन का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में आप टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना। तो चलते हैं हम लोग पहले सेक्शन पर। इस पहले सेक्शन में हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन आ जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, कोई खास इसके अंदर वो बात भी नहीं है। तो 2 पॉइंट मासेस है, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r² होती है। बट इसमें भी 1-2 खास प्रॉब्लम बन जाते हैं, मैंने रखे हुए हैं, वहां पर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर आती है, 2 पॉइंट मासेस की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है -Gm1m2/r। अब यहां पर जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताए थे, रीअरेंजमेंट के प्रॉब्लम सेम एज इट इज रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम यहां पर होते हैं कि मान लो हम एक सिस्टम को रीअरेंज कराना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहले कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसके वर्टेक्स पर 3 मासेस रखे हुए, साइड लेंथ इसकी r ले लेते हैं और मासेस का नाम हम m ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको क्या किया, एक बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट किया, मासेस वही m है, ठीक है ना, साइड हमने 2r कर दी। तो ये कहता है बताओ इसको रीअरेंज करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो ऐसा वर्क डन मैंने आपको इलेक्ट्रो में भी सिखाया था, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट 0 हो गया। तो आप सबसे पहले इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में जितने नंबर ऑफ पेयर आएंगे, अब 3 चार्ज में 3 पेयर आते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी ले लो। जैसे इसकी होगी -Gm²/r, अगले की भी होगी -Gm²/r, इसकी भी होगी -Gm²/r। तो फाइनली आ गया -3Gm²/r। अब सिमिलरली आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, बस r की जगह 2r डाल दो, तो -3Gm²/2r। अब आपको वर्क डन निकालना है इससे इसमें रीअरेंज करने का, तो ये वर्क डन एजेंट का हो गया u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो अब आप बस डिफरेंस ले लो, आपके पास रीअरेंजमेंट का वर्क डन आ जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम रीअरेंजमेंट के यहां भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और देख के संभाल के हमें इसमें सवालों को यूज करना है, लगाना है, ध्यान से देखना। तो जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ का मास हम लेते हुए चल ले रहे हैं m, ठीक है ना, रेडियस अर्थ का r है। अब सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, हम यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। आप कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, ma के बराबर डाल दो, आपका काम खत्म। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ आ गया Gma/re², स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। अब पूरे चैप्टर में जहां जहां हमें Gma को रिप्लेस करना होगा, हम इसे Gre² से रिप्लेस कर देंगे। ये तो हो गया मास के टर्म में और रेडियस के टर्म में। हम इसे डेंसिटी के टर्म में मॉडिफाई करते हैं। तो अगर हम डेंसिटी के टर्म में मॉडिफाई करें तो मैं इस me को ब्रेक करूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, और पुट करते ही आप देख लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और रेडियस ऑफ अर्थ आ गया प्रोपोर्शनल टू रो एंड प्रोपोर्शनल टू re, ठीक है ना।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ध्यान देते हुए लगाना है कि मास के टर्म वाला क्वेश्चन है या डेंसिटी के टर्म वाला क्वेश्चन है। अगर डेंसिटी के टर्म वाला है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, अगर नहीं भी याद है रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम हम इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा टास्क है। नेक्स्ट, अब अगर हम हाइट पर जाएं, अर्थ के सरफेस के बाहर जाएं या अर्थ के सरफेस के अंदर आए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। अब हाइट पर, एल्टीट्यूड पर कैसे डिक्रीज करती है, तो जी डैश का फॉर्मूला एल्टीट्यूड पर होता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर या जी आर ई स्क्वायर बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल मतलब किसी भी पर्टिकुलर हाइट के लिए। अब अगर ये हाइट फ्यू किलोमीटर्स होती है या फिर क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ होती है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग करके, ठीक है ना, ये बहुत संभाल के हमें देखना पड़ता है कि अप्रोक्सीमेशन लगाना है या नहीं लगाना। तो अप्रोक्सीमेशन तब लगाना है जब हाइट इज मच मच लेस देन आर ई। तो इस हाइट का फॉर्मूला आता है G1 माइनस 2h बाई आर ई। मैंने इस पर बहुत अच्छे से प्रॉब्लम रखे हुए हैं, आपको अभी करने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम डेप्थ पर आए, डेप्थ पर आने का मतलब ये हो गया अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर या एच डेप्थ अंदर आ जाओ आप, ठीक है ना। तो अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ अंदर, तो यहां एक ही फॉर्मूला है, कोई अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है, सिंगल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है G1 माइनस h बाई आर ई। ये h सरफेस से लिया गया है। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सेंटर से पूछता है, तो अगर सेंटर से हम डिस्टेंस x ले लें, ठीक है ना, तो यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। या आर ई माइनस एच यहां पर ले लो, तो आर ई माइनस एच आपका x के ही बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे जी एक्स बाई आर ई। तो हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्स सेंटर से डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से बाहर बढ़ते चले जाएं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता चला जाएगा, सरफेस ऑफ अर्थ पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा टास्क है, आप सब बड़े मजे में रिलेट कर लोगे। बताऊं क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कुछ नहीं, ठीक है ना, वो फील्ड का ही फॉर्मूला है। आपको होगा अच्छा मैं कहूँगा हाँ, फील्ड का ही फॉर्मूला है। सॉलिड स्फीयर की फील्ड सबको याद है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है ना, यही होती है ना। तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब ये होती है सॉलिड स्फीयर की फील्ड। इस कैपिटल जी को ब्रेक कर लो, तो कैपिटल जी की वैल्यू हमने डाल दी, कैपिटल जी ये सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू हमने डाल दी जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है ना। तो पुट करते ही ये फॉर्मूला बन गया जी एम ई बाई आर ई क्यूब टाइम्स एक्स। अब आप कंपेयर करो फील्ड से, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, तो प्योर फील्ड का ही फॉर्मूला है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, सॉलिड स्फीयर की फील्ड ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो सरफेस पर फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड में फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो आउटसाइड में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी एम ई बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल है। तो बहुत से लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, रटने की जगह सुपर शक्ति मत इस्तेमाल करो, सिर्फ शक्ति इस्तेमाल करो कि बुद्धि प्रयोग करनी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ फील्ड है, ठीक है ना। अब मैं कहीं उंगली रख दूं, आपको बस फील्ड सोचनी है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो के क्यू को रिप्लेस कर देना है जी एम ई से, दैट्स इट, आपका काम खत्म। तो ये हो गया ग्रेविटेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिलेट करने का तरीका फील्ड से। अब लास्ट में आप देख रहे हो रोटेशन, देखने में तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जी, मतलब अर्थ के रोटेशन का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन ऑफ अर्थ से एसोसिएट होती है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बट इस पर प्रॉब्लम बड़ा गजब बनता है और मैंने बहुत अच्छा प्रॉब्लम रखा है, ऐसा प्रॉब्लम है जो फंस सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। अब लैम्डा क्या है? तो अगर हम अर्थ के सरफेस से, सॉरी अर्थ के सेंटर से लैम्डा के लैटिट्यूड पर है, ये लैटिट्यूड कहलाता है, तो यहां रखी हुई बॉडी किस एक्सेलरेशन से अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी? वो एक्सेलरेशन हो गया जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है ना। अगर यही हम पोल पर चेक करें तो पोल पर आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू 90 हो जाएगी, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो पोल पर ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर उसका वैल्यू मिनिमम होता है, ठीक है ना। सवाल मैं आगे ही बताऊंगा, अभी सस्पेंस खत्म कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आगे चल के हम प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट देखो, तो ये वो प्रॉब्लम है जो मैं आपको बोल रहा था, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन के ऊपर भी हम लोग बढ़िया प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो ऐसा मैंने 3 बढ़िया प्रॉब्लम रखे, किस्मत अच्छी हुई तो मिल जाएगा एग्जाम में। तो पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है 2 balls ईच ऑफ रेडियस आर। तो हमें 2 बॉल दे रखी है,
इन दोनों बॉल्स का रेडियस आपको आर दे रखा है। इक्वल मास एंड डेंसिटी, तो मास भी इक्वल है, डेंसिटी भी इक्वल है इनकी, ठीक है ना। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसको इस तरीके से कॉन्टैक्ट में रखा हमने, ठीक है। मास दोनों के इक्वल है, डेंसिटी दोनों की सेम है, तो हमें इनके बीच की ग्रेविटेशन फोर्स बतानी है। तो देखो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल आर हो गया 2r के बराबर, मास हम फॉर द टाइम बीइंग m ले लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास आ गई, इसका रिजल्ट हो गया gm² डिवाइडेड बाय 4r², ठीक है। अब मास को आप ब्रेक कर सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, तो मैं इधर अलग से लिख देता हूं, तो डेंसिटी रो हो गई, वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³, ठीक है ना। तो बेसिकली मास इज वैसे भी हमें प्रोपोर्शनल बताना है, तो इतने लंबे ड्रामे की जरूरत नहीं है, तो m प्रोपोर्शनल टू r³, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, तो F ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू r⁶ बाय r², तो फाइनली रिजल्ट बचा r⁴, तो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन, तो F इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम काफ़ी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये दो प्रॉब्लम जो मैं आपको करा रहा हूँ, हर बार कराता हूँ, फेज 1 में भी आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, हो सकता है फेज 2 में भी मैंने कराया हो, कभी नहीं छोड़ा जाता है इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम ये है, ये कह रहा है 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो हमें एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस हमारे पास r है, ठीक है ना, और इसमें मास मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। इसका मैंने टिप्स एंड ट्रिक में डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया है, वो आपके मतलब थोड़ी लाइफ सेट कर देगा। ऐसे प्रॉब्लम में आपको पूरा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स में हाईलाइटेड पोर्शन देख लेना, काम बन जाएगा। तो दो मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है ना, हमें इनकी स्पीड निकालनी है। बहुत सिंपल प्यारा सा कंसेप्ट, अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लो, mv²/r के बराबर डाल दो, तो इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो Fg का फॉर्मूला लिखा, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इसलिए प्रॉब्लम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो gm² डिवाइडेड बाय 4r², ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर डाला mv²/r, m से m गया, r से r गया, तो v का वैल्यू आ गया √gm/4r। अब 4 रूट से बाहर चला जाएगा तो आ जाएगा ½ √gm/r। तो आई थिंक ऐसे प्रॉब्लम आप एग्जाम में फटाफट कर, इसलिए मैंने कहा आज ग्रेविटेशन को हम पूरा फूक देंगे, कहीं से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप सवाल ना कर पाओ, सारे सवाल 100% होंगे और जैसे फंसने चाहिए वैसे सारे रखे हुए। मैंने लास्ट ईयर की ट्रिक देखो आप, जो मैंने वो 21 में बताई भी हुई थी, और 21 की थोड़ा है, वो तो पता नहीं कितने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, वो सीधे सीधे उठा के पूछ लिया। तो हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है, तो अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो इस साल का भी सवाल आप बड़े आराम से करके आ जाओगे। चलते हैं आगे। हाँ, ये प्रॉब्लम हो गया। अब इस तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, और आप थोड़ी सी लापरवाही कर ली या फिर प्रैक्टिस करने में कमी कर दी, फिर छोड़ने पड़ते हैं। तो क्यों करो, अभी मैं करा रहा हूं तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। पढ़ो, ये कह रहे हैं 3 पार्टिकल अब घूम रहे हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है ना। देन एंगुलर वेलोसिटी बता दो, तो कोई बात नहीं, हम v निकाल लेंगे, v को r ओमेगा डाल के ओमेगा निकल जाएगा, कौन सा बहुत बड़ा काम है। पहले जो कंसेप्ट है वो ये है, तो मान लो इनकी स्पीड v है, अब किसी भी पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, इसने इधर लगाई, इसने इधर लगाई, रिजल्टेंट सेंटर की तरफ होना चाहिए, तो रिजल्टेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो गया √3f। अब ये मत पूछना सर ये √3f कैसे आ गया, कई बार बताया हुआ है 60 डिग्री वालों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच लाइन पे √3f होता है, बिल्कुल बच्चों वाला कंसेप्ट है। तो √3f की वैल्यू सेंट्रीपिटल के बराबर डाल देते हैं, सेंट्रीपिटल हो गया mv²/r, पहले f का रिजल्ट पुट करता हूं, f हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो gm²/l², ठीक है। एक एक चीज ध्यान से देखनी है, L² इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। अब r हो गया रेडियस, ठीक है ना। अब ये जो रेडियस है सेंटर से कॉर्नर की दूरी हो गई, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर कॉर्नर की दूरी l/√3 होती है, तो स्मॉल r की जगह मैंने डाल दिया l/√3, ठीक है। तो ये सब तो कट गए, एक m भी कट गया, और v का वैल्यू आ गया √gm/l। तो ये हो गई इनकी स्पीड। तो कई बार एग्जाम में स्पीड पूछ लेता है, कई बार एंगुलर स्पीड पूछ लेता है, जो भी पूछे आपको सब आना चाहिए। अब हमें ओमेगा चाहिए, तो v को मैंने डाला r ओमेगा, r हो गया l/√3 इंटू ओमेगा √gm/l। बस अब यहां से आप ओमेगा की वैल्यू ले लो, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई, ये √3 इसमें अंदर चला गया, तो 3gm
एल को अंदर ले जाओगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा और फाइनली एल क्यूब आ जाएगा। तो √3gm/l³ के हिसाब से राइट आंसर हमारा बी हो गया। तो ये दोनों तीनों प्रॉब्लम इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये आए तो आए, नहीं तो मैंने टेस्ट में भी टिक करा रखे हैं, उनको कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। चलते हैं आगे। देखो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज जी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल पर बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसलिए इसको तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये फेज 1 में भी नहीं है, इसलिए यहां देख लेना तो अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। प्रेडिक्टेड प्रॉब्लम्स मैंने सेट रखा हुआ है, तो हर साल चेंज होता रहता है, इसलिए फेज 1 कराया, इसलिए फेज 2 कराया, अभी KTS करा रहा हूं, क्योंकि ये तो है नहीं हर साल एक ही जैसे ही प्रॉब्लम आने, कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है एग्जाम का। तो देखो वैल्यू ऑफ g एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 9.8, तो हमें पता है 9.8 सरफेस ऑफ अर्थ पर होती है। ठीक है, तो हमने 9.8 सरफेस ऑफ अर्थ पर ला ली। सपोज अर्थ सडनली श्रिंक्स यूनिफॉर्मली टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज। तो पहले अर्थ RE रेडियस की थी, ठीक है ना, और सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये था। इसका फॉर्मूला लिख लो, तो इसका फॉर्मूला हो गया gme/RE²। ठीक है, अब ये कहता है, ये हो गया इनिशियल डायग्राम, बड़े ध्यान से देखना है, इसमें एक ही खेल है, वो समझ आ गया, सवाल सटाक से खत्म, वरना गलत कराओगे। अब हमने अर्थ को श्रिंक कर दिया हाफ रेडियस में। हमने तो क्या किया, अपनी इतनी शक्तियां तो है नहीं कि धरती को पकड़ के श्रिंक कर दे, किसी ने कर दिया होगा, कर दिया आगे। ये मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल केसेस बना कर जिंदगी खराब करते हैं। अर्थ कहाँ से हाफ रेडियस में श्रिंक करोगे भाई, वो कहता नहीं कर लो, ठीक है ना। तो ऐसी थोड़ा ना तुमने फिजिक्स पढ़नी है कि नहीं कर लो, धरती श्रिंक करना सीख जाओगे। अरे डॉक्टर बनना है पर काम चलाने के लिए सीखना है। देखो, तो सपोज अर्थ सडनली श्रिंक्स यूनिफॉर्मली टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट लूजिंग एनी मास। इस सेंटेंस का मतलब कि इसका मास भी m ही है और इसका मास भी m ही है, बस रेडियस आधा कर दिया। अब ये कहता है वैल्यू ऑफ g एट द सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट यानी यही पॉइंट। अब ये पॉइंट कितने हाइट पर हो गया, हाइट बोली मैंने, शब्द ध्यान से सुनना, RE/2। तो कहता है इस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता दो। अब कैसे करें, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर आउटसाइड द अर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कर लो, रटने से बढ़िया मैंने क्या कहा, बुद्धि का प्रयोग हमेशा बेस्ट रहता है। तो अगर कहोगे सर वही तो कम है, अरे तो थोड़ी बढ़ा लो यार। यहां पर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, ठीक है ना, कितनी, मास तो m ही है, इसका मास m है, तो gmem डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ma के बराबर डाल दिया, g का वैल्यू निकाल लिया। क्या रॉकेट साइंस है इसके अंदर, आपको तो बुद्धि का, अरे बुद्धि नहीं कम है, एफर्ट मारने की ताकत कम है, बुद्धि तो सबके पास बराबर ही है। तो यहां पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें तो gmem डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज स्टिल RE² इक्वल्स टू, अब हम इसे ma' डाल देते हैं या mg' डाल देते हैं, तो ये कटा, और g' का वैल्यूज स्टिल gme/RE²। कितना आसान था, पर gme/RE² तो पहले भी था, यानी बाद में भी इसका वैल्यू g के बराबर ही रहेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहा। अब कहोगे नहीं सर ये तो आपने अपनी बुद्धि प्रयोग कर दी, मान लो हम वैसे करते हैं जैसे हमारी बुद्धि है, ठीक है भाई, आपकी बुद्धि के हिसाब से कर लेते हैं। तो आपकी बुद्धि के हिसाब से g' का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, gme/RE+h का होल स्क्वायर, यही होना चाहिए था। ठीक है, इसके हिसाब से मैं कर दे रहा हूं, क्या डरना। तो g एज इट इज है, me एज इट इज है। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, RE/2 हो गया, और हाइट कितनी हो गई, वो भी RE/2 हो गई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू gme/RE²। आप कई लोग अरे जादू हो गया सर, अरे कोई जादू नहीं है भाई, ठीक है ना, जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, बस खाली मैं थोड़ा जल्दी कर ले रहा हूँ, आप वही रटंत विद्या में लगे हुए हो। तो आंसर हमारा अभी भी g आ गया, आंसर इज स्टिल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। में मजे आ रहे होंगे, मेरे को तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दूर दूर से मैं भी मजे ले रहा हूँ आपके, ठीक है ना। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से राइट आंसर हो गया C वाला। चलते हैं आगे, पर मेरे मजे कंसेप्ट वाले मजे हैं ना, तो कंसेप्ट के साथ हम खेल रहे हैं। चलते हैं आगे, ये कह रहा है एट व्हाट हाइट इन किलोमीटर ओवर द अर्थ्स पोल द फ्री फॉल एक्सेलरेशन डिक्रीजेज बाय 1%। तो ये वही वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सेट ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगेन टेस्ट में भी मैंने रखे हुए हैं, छोड़ के भाई मत चले जाना, ठीक है ना। चले गए तो फिर वहां लगा नहीं पाओगे, फिर मेरे से मत कहना नहीं हमारा सिलेक्शन रुक गया। तो वो हाइट बता दो जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% रह जाए, डिक्रीजेज बाय 1%, रह नहीं जाए, डिक्रीजेज बाय 1%। तो रह कितनी गई, 99%, ठीक है ना। थोड़ा सा इत्तू सी बुद्धि का प्रयोग, ठीक है ना।
अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिसाइड करो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ या जनरल वाला। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ 1% से डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हम अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक हैं। ज्यादा दूरी पर होते तो हाफ हो जाता, 1/3 हो जाता, 1/4 हो जाता, 1/5 हो जाता। ये सिर्फ 1% से डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स हम क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है। इसलिए जी डैश का फॉर्मूला हो गया जी 1 - 2h/re। ठीक है, तो बहुत तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत सोच समझ के प्रेजेंस ऑफ माइंड से सवाल करो तो आपका सर्टेनली प्रॉब्लम होगा। इन प्रॉब्लम को आप ये नहीं कहते मुश्किल है, आईआईटी लेवल पढ़ा रहे हैं, नहीं जी, ये मेडिकल लेवल ही चल रहा है जो आपके में आता है, इतनी तो बुद्धि की डिमांड को करता ही है। तो जी डैश की जगह जी डैश क्या हो गया, कितना वैल्यू ऑफ जी है, तो 1% से कम हो गया, मतलब 99% बचा। तो 99% यानी 99/100 ऑफ जी 1 - 2h/re। अब बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया, 2h/re की वैल्यू यहां से आ गई 1/100। ठीक है, तो यहां से मेरे को h का वैल्यू निकालना था, दिस इज re/200। अब देखो re दे रखा है, नहीं भी दे रखा हो तो अपने घर से डाल देते, 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 200, तो आंसर मेरे पास आ गया 32। तो 32 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर जाकर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% से डिक्रीज कर जाएगा। तो राइट आंसर आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या कह रहा है, हाँ ये जंपिंग वाले प्रॉब्लम, तो हर वैरायटी का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा जो जो एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में। पढ़ो, हाउ हाई अ मैन बी एबल टू जंप फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ रेडियस दिस मच हैविंग सेम डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी सेम बोल रहा है कि प्लैनेट की डेंसिटी और अर्थ की डेंसिटी सेम है, तो हमें ग्रेविटी का रिलेशन डेंसिटी वाला चाहिए होगा। कैसे लिखेंगे, पहले ग्रेविटी ही क्यों चाहिए होगा, तो देखो अर्थ के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करो h हाइट तक जाए, तो इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में पड़ा हुआ है ना, u²/2g, यही होता है। तो u की वैल्यू हो गई √2gh, तो यानी ये डिपेंड कर रहा है g के ऊपर और h के ऊपर। अब किसी और जगह पर, ये तो धरती पे कूदा मान लो, किसी और जगह पर कूदा, स्पीड तो सेम लेके कूदा है, ठीक है ना, बस वो उतनी हाइट तक नहीं जा पा रहा क्योंकि ग्रेविटी अलग है, हाइट अलग है, u सेम है, तो हम इसमें u को कंपेयर कर देते हैं, तो √2 g'(h'). अब आप दोनों तरफ रूट उड़ा लो, तो g1h1 = g2h2, बहुत सिंपल सा रिलेशन आ गया। तो जब भी वो जंपिंग वाले प्रॉब्लम करने हैं ना, gh इक्वेट कर दो, ठीक है, तो gh इक्वेट कर दोगे, आपका रिजल्ट एक लाइन में आ जाएगा। अब हम g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे, डेंसिटी के टर्म में। याद तो होता नहीं ना मेरे, नहीं वैसे तो है मेरे को याद, बट अगर नहीं याद है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो स्मॉल g me/re², हमें मास के टर्म में नहीं चाहिए, डेंसिटी के टर्म में चाहिए, पुट किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना, r², सॉरी ये यहां से घटा, तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू g ρ 4/3 पाई टाइम्स r। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। हालांकि मैंने अभी भी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, आगे देखें। तो ये कह रहा है हैविंग सेम डेंसिटी, तो इसका मतलब स्मॉल g इज प्रोपोर्शनल टू r, सही है, पुट कर दो, तो r1h1 बराबर r2h2, दैट्स इट। अब r1 हो गया अर्थ के सरफेस के ऊपर अर्थ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो रेडियस अर्थ का है 6400। हाइट, अब ये हाइट कितनी है अर्थ पर, तो ये कह रहा है इफ ही जंप्स 5 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हाइट अर्थ पर 5 मीटर है, रेडियस ऑफ प्लैनेट दैट इज 320, और हाइट हम निकाल ही लेंगे, तो ये यहां से गया 32, 2 जा 64, ये 20 आ गया, तो हाइट की वैल्यू आ गई 100 मीटर। अब सोचो 100 मीटर जंप कर जाएगा भाई, ये तो बहुत ऊंचा कूद गया जाकर के, ठीक है ना। तो अर्थ के सरफेस पर अगर वो 5 मीटर जंप कर पा रहा है, तो वो प्लैनेट के सरफेस पर 100 मीटर जंप करेगा, गिवन उस प्लैनेट का जो रेडियस होना चाहिए 320 किलोमीटर और डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कह रहे हैं द बॉडी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इट्स, हाँ ये प्रॉब्लम था, काइनेटिक एनर्जी वाला है ना, हाँ इसको इंपॉर्टेंट लिखो। ये अपने आप में अच्छा, नया और बढ़िया प्रॉब्लम है, जिसमें स्टूडेंट के गलती के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज भी हो सकता है, गलत भी मैक्सिमम करके आ सकता है स्टूडेंट, तो आप नहीं करके आओ, इसलिए ध्यान देके सीखना। ये कह रहा है द बॉडी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट इट्स इक्वेटर बिकम्स वेटलेस व्हेन द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी कितना, तो अर्थ की काइनेटिक एनर्जी बतानी है सच दैट इक्वेटर वाली बॉडी वेटलेस हो जाए। अब इस सेंटेंस का हिडन मीनिंग, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाया, re ω² cos² लैम्डा, लैम्डा हो गया 0 डिग्री, ठीक है ना।
तो ये आ गया हमारे पास g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। वेटलेस होने का मतलब वहां पर g जीरो हो जाए, तो हमने इसे जीरो डाल दिया। कई बार ये बोलता है वेटलेस ना हो करके 1/4 रह जाए तो g/4 डाल दो, 1/5 रह जाए g/5 डाल दो, जैसा बोल दे वैसा कर लो, अपना दिमाग नहीं एग्जामिनर की कही गई बात का यूज करना है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले ली g/r, बस यहीं ब्रेक मारो। अब अर्थ की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अर्थ है पॉइंट मास तो नहीं है, ठीक है ना, अर्थ स्फेरिकल बॉडी है, स्फेयर लेते हुए चल रहे हैं, सॉलिड स्फेयर लेते हुए चल रहे हैं और रोटेशन कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर डाल देते हैं फॉर्मूला, तो देख करके संभाल करके पुट करना है। हाफ आई का वैल्यू हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा आपने निकाल लिया सच दैट वो वेटलेस हो जाए, तो वेटलेस के लिए ओमेगा की वैल्यू g/r हो गई, तो इंटू g/r। अच्छा एक और इसका मॉडिफिकेशन दो, कई बार वो इसमें टाइम पीरियड पूछ लेता है, कहता है धरती का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताओ सच दैट इक्वेटर वाली बॉडी वेटलेस हो जाए। तो कुछ नहीं करना, ओमेगा निकाला 2π/t डाल के टाइम पीरियड निकाल दिया हमने धरती का, समझ गए। तो ऐसे करके सवालों में मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। ये गया तो 1/5 mgre, तो 1/5 mgre इस अर्थ की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ऐसे में इक्वेटर वाली बॉडी वेटलेस हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बिल्कुल परफेक्ट प्रॉब्लम फॉर नीट एग्जाम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये जो अभी आपने प्रॉब्लम देखे वो बेस्ड थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, बेस्ड थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, ठीक है ना। इनको छोड़ के नहीं जाना, कर जरूर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर ये नहीं आए हैं, इस साल आने का चांस मैक्सिमम है। नेक्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी से लास्ट ईयर तो नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर यानी 20 में प्रॉब्लम रखा हुआ था, वर्क डन वाला प्रॉब्लम था, वो मैंने भी रखा हुआ, आपको दिखा दूंगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो हम किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। बहुत सिंपल तरीका, कभी भी किसी की भी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, पकड़ो सर्कल में, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, mv²/r के बराबर डाल दो, अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले। तो फोर्स हो गई gmm डिवाइडेड gm1m2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r सेंटर ऑफ अर्थ से उस ऑर्बिट का रेडियस हो गया, और वैसे ब्रेक करेंगे तो re+h हो गया, h एल्टीट्यूड बोल सकते हो आप वहां पर। तो हमने वही किया, gmem/r स्क्वायर बराबर mv²/r, यहां से v की वैल्यू आ गई gme/r, पुट किया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया √gme/re+h। अब √gme को gre² लिख सकते हो, वो मॉडिफिकेशन बाद में कर लेंगे। अब अगर सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, तो h निगलेक्ट कर दिया, √gme/re बचा या √gre बचा, और इसकी वैल्यू होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये रिजल्ट √gme/re हमें कैलकुलेशन में भयानक मदद करता है, ठीक है ना। तो जहां जहां gme/re आएगा वहां वहां हम लोग पुट करेंगे 8 किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी 64 × 10⁶ आप पुट कर दो, आपका पूरा gme/re स्वाहा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई कैलकुलेशन में माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका एप्लीकेशन अभी बताता हूं। तो ये होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। एप्लीकेशन इसका पड़ता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाले रिजल्ट में, जहां gme/re का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा यूजफुल ये रिजल्ट रहते हैं। तो अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो निकाल ली √gm/r, ठीक है ना। तो आपने काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दिया हाफ mv² में, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई gmm डिवाइडेड बाय 2r, जनरल रिजल्ट बोला 2r, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसका तो फॉर्मूला ही फिक्स्ड है, -gm1m2/r, पोटेंशियल एनर्जी -gmem/r हो गई। मैकेनिकल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, दोनों का सम कर दिया -gmem/2r। ये तीनों रिजल्ट याद रहने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी gmem/2r, पोटेंशियल एनर्जी -gmem/r, मैकेनिकल एनर्जी -gmem डिवाइडेड बाय 2r। तो काइनेटिक और मैकेनिकल का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, ठीक है ना। और पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड का हम ये बोल सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड का ये हाफ है। तो एक रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है जिसको हर कोई मान लेता है, एवरग्रीन है भाई, हमेशा ट्रू है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है, ठीक है ना। ये मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला कान खोल के सुन लेना इस चीज को, ठीक है ना, वरना एग्जाम में कराओगे गलत और एग्जामिनर ले लेगा आपके मजे, ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि हमसे नेगेटिव हो गया। तो ध्यान देके सुनना, मैकेनिकल एनर्जी का ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही हो, सही है। ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं है जब वो धरती पर रखी हुई हो। तो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी k + u होगी, जिसमें k 0 हो जाएगा, सिर्फ u के बराबर होगी।
तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही हो। अगर नहीं क्लियर हो तो ध्यान रख लेना, ठीक है। ये रिलेशन भी सिर्फ और सिर्फ तब के लिए वैलिड है जब बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही हो। अगर कोई और ऑर्बिट होती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, रिलेशन वैलिड नहीं है। सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई होती है, ये रिलेशन वैलिड नहीं है, ठीक। इसलिए इस रिलेशन का यूज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी कर लेते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर ऑर्बिट। मैंने बहुत ज्यादा जोर दे करके ये बताया क्योंकि बहुत से बच्चे ये गलत करते हैं, मैंने डाउट सेशंस में भी देखा हुआ है। अगर हमें सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालना है, नहीं हम कैपलर से नहीं निकालेंगे, मेरे लॉ से निकालेंगे, 2πr/v। तो 2πr/v आप कर दोगे, आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने बोला ना वो अंडर Gme/re का मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा, 2 मिनट में दिखाता हूँ। तो इनके फाइनल रिजल्ट्स एक जगह पर है। काइनेटिक एनर्जी Gme/2r सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी -Gme/r, ये तो एवरग्रीन है, घूम रही है नहीं घूम रही मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी ये सिर्फ तब है जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, -Gme/2r। रिलेशन ये भी तब है जब सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। अब ग्राफ देख लो, सारे ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रीजन में, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव रीजन में। मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी के इधर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर है। तो एग्जामिनर ये ग्राफ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको चलना है, ठीक है। अब यूज, तो इसका यूज ये रहा, जैसे मान लो ये कहता है कि एक, ये ऐसे प्रॉब्लम मैंने लेक्चर्स में बहुत कराए हुए हैं, ठीक है ना, उन स्टूडेंट को इसकी आदत है। मान लो एक सैटेलाइट RE के हाइट पर घूम रही है, इस सैटेलाइट का मास है 1000 kg, ऐसे ही वैल्यूज के साथ कराए हुए हैं। धरती का मास तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, 10⁻24 kg। कई लोग कहेंगे मेरा मास है क्या इसके अंदर, अरे सबका मास है, ठीक है ना, मेरा भी है। तो 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस हो गया। कहता है यहाँ सब कुछ बता दो, सब कुछ मतलब ऑर्बिटल स्पीड बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मैकेनिकल एनर्जी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, ठीक है ना। ये 5 चीजें मैंने यहाँ पूछ डाली। तो सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड हो गया फॉर्मूला √Gm/r, जनरल फॉर्मूला याद रखो। तो Gm, तो Gme आ गया, r हो गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी, 2re आ गया। अब बुद्धि प्रयोग करो जो मैंने बताई अभी, √Gme/re 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 8/√2 आ गया। देख रहे हो, इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी पूछी, फॉर्मूला यूज कर लो देखते हुए कि घूम रही है या नहीं घूम रही बॉडी। तो Gmem/2r, r का वैल्यू डालो, तो Gme, r का वैल्यू हो गया 2r, तो ये बन गया 4re टाइम्स m। अब इसकी वैल्यू डालो, ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो 64 इंटू 10⁶, मास हो गया 1000, 10⁻3/4। देख रहे हो, एक लाइन के अंदर फूक दिया सवाल को। तीसरा, मैकेनिकल एनर्जी पहले लिख लेता हूं, काइनेटिक, मैकेनिकल, पोटेंशियल, यही सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करो। काइनेटिक का मैग्नीट्यूड मैकेनिकल के बराबर है, बस यहाँ साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 16, ठीक है ना, 16 इंटू 10⁹ जूल आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी E/2 कर लो, तो ट्वाइस ऑफ E कर लो, तो ट्वाइस ऑफ E करोगे, U का वैल्यू ट्वाइस ऑफ E, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ E करोगे तो 32, 10⁹ जूल। लास्ट टाइम पीरियड 2πr/v। स्पीड देख रहे हो आप मेरी, उसकी स्पीड से ज़्यादा तेज स्पीड है, जितनी तेज से तो सैटेलाइट भी नहीं घूम रही होगी जितनी तेजी से हमने सवाल कर डाले। वो बेचारी एक राउंड जितनी देर में लेकर के आएगी, हम 10 बार सवाल कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करना एग्जाम में। तो 2πr/v, तो 2π पड़ा रहने दो, रेडियस की जगह आ गया ट्वाइस RE, और ऑर्बिटल स्पीड हमने पहली स्टेप में निकाल ली थी 8/√2। बस अब RE का वैल्यू डालो, टाइम पीरियड खत्म। ऐसे करके इसका सवाल होते हैं, ये खूब प्रैक्टिस कराए हुए हैं, आपको भी मैंने करा दी है, अब आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वर्क डन। तो कभी भी वर्क डन निकालना है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है। तो ये क्या कह रहा है, अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, हम इसको h हाइट तक ले जा रहे हैं। तो कभी भी वर्क डन, और कौन करेगा, जो घर से खाली है, घर से खाली मैं हूं और आप हो, ठीक है ना। तो एजेंट का वर्क डन, एजेंट का वर्क डन निकालना है। तो जनरल कंसेप्ट हो गया चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मैं यहां दिखाता हूं। तो E2 - E1। अब
चेक करो क्या ई का फॉर्मूला वाला वैलिड है, नहीं है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा, ले जाके एच हाइट पर रखना है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट ले जाना होता तो बिल्कुल पुट कर देते हैं -gmm डिवाइडेड बाय 2r, चल जाता। बट अर्थ के सरफेस से उठा के यहां ले जाना, अब इसको तोड़ो, k प्लस यू, के वाला पार्ट 0 है, इसलिए बचा uf माइनस ui, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वही सेम फॉर्मूला -gmm/r, तो पुट किया मैंने -gmm/r और सॉल्व करते हुए फाइनल रिजल्ट निकला mgh/re/re+h, डायरेक्ट शॉर्टकट की तरह याद कर सकते हो। तो अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ले जाएं तो ले जाने का वर्क डन हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं, जिसका वैल्यू हो गया mgr टाइम्स h/h+r। तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये कई बच्चे याद भी कर लेते हैं, मैं भी कह देता हूं याद कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कंसेप्ट इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट इज द की। तो आपको कंसेप्ट आता है, आप ऐसे रिजल्ट 100 बना सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब पढ़ो, अब सवाल जो मैंने पहला रखा है बड़ा सोच समझ के रखा है, ठीक है ना। अब देखें आपकी बुद्धि कितनी इसके अंदर चलती है। पढ़ो, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m। तो ये रहा प्लैनेट m मास का, सैटेलाइट स्मॉल m मास की रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना। टू ट्रांसफर इट फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1, तो पहले r1 की रेडियस थी, अब इसकी रेडियस हमें r2 कर देनी है। ये थोड़े डायग्राम बनाने में ना समय लगता है, बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। तो हमें यहां से यहां तक ले जाना है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बुद्धि प्रयोग। जो भी वर्क डन होता है, जितनी भी दुनिया जहान का वर्क डन होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, E2 - E1। तो आप वर्क यहां से यहां ले जाने का कर रहे हो, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसको दिया जा रहा है। तो हमें जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो बेसिकली वर्क डन का ही वैल्यू है। तो मैं यहां पर प्रोसीड कर रहा हूं, तो वर्क डन E2 - E1 and this work done is given in the form of kinetic energy, that's it। तो E2 - E1, अब देखेंगे E का फॉर्मूला, हमने देखा सर्कुलर ऑर्बिट है, मुस्कुरा जरूर देना, सवाल की ऐसी तैसी हो जाएगी, सवाल ही डर जाएगा आपसे, भयानक मत मुस्कुराना, ठीक है ना, वरना लगेगा शॉक लग गया आपको। तो E2 का वैल्यू हो गया -gmem, me तो नहीं डालूंगा, m डिवाइडेड बाई R2 ट्वाइस R2 माइनस माइनस प्लस gmm डिवाइडेड बाई ट्वाइस R1, तो कॉमन ले लिया gmm/2 1/R1 माइनस 1/R2। अब कितने मजेदार चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल स्मूथ, ठीक है ना। खुद से करते तो आप इतने स्मूथली चल भी नहीं पाते, अब 10 बार तो गिरते। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी वाला। सारी चीज A to Z जितने कवर करने चाहिए सारे पोर्शन मैंने कवर कर दिए हैं। चले आगे, नेक्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत इसमें ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है ना, 50-50% चांस होता है, आधों का ये आंसर आता है, आधों का वो आंसर आता है, आपस में झगड़ जाते हैं, नहीं तुम्हारा गलत, नहीं तुम्हारा गलत, ठीक है ना। तो अब सही क्या होगा मैं बताता हूँ, गलत नहीं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऑर्बिट सर्कुलर है, हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी E0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू E0 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन वाली चीज़ क्या है, मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है, उसने हमें सिर्फ E0 दे रखा है, तो आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो उसने दे रखा है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली, तो रिलेशन यूज़ किया K बराबर मॉड E बराबर मॉड U/2। मॉड का मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी हमेशा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो कि हम जानते हैं नेगेटिव होती है, उसने सिर्फ हमें E0, जैसे मान लो -2 जूल होता एग्जाम्पल के लिए, तो उस -2 जूल को उसने E0 लिख दिया, ये उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो अब आपको काइनेटिक निकालनी है, तो काइनेटिक का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -E0, और पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा वो उसके सेम के बराबर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ E0, सही है। अब इसको हम अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से समझते हैं, तो मान लो मैकेनिकल एनर्जी -2 जूल होती, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती -4 जूल, और काइनेटिक एनर्जी हो जाती +2 जूल, ये इसका सिंपल सा मतलब हो गया, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप देख लो, हमें किसके किसका टर्म में देना है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक।
तो 2E0 एंड -E0। तो स्टूडेंट के जो आंसर आते हैं वो जस्ट या तो 2E0 -E0 या फिर -2E0 एंड +E0। तो -2E0 और +E0 इसमें खैर नहीं दिया मैंने। तो इस तरीके से करके स्टूडेंट इसमें हमेशा ही कंफ्यूज रहता है। तो जैसे मैकेनिकल दे रखी है उसका मॉड करके, यानी आप मान लो मैकेनिकल अगर आपको E0 का टर्म में दे रखी है तो आप माइनस साइन लगाएं, वो होगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, और फिर पोटेंशियल एनर्जी सेम तरीके से होगी, ठीक है ना, बस डबल हो जाएगी। नेक्स्ट अब ये प्रॉब्लम एज इट इज प्रॉब्लम है जो आपके में आ चुका है, मैंने आगे भी रखा हुआ है, यहां भी आप देख लेना, पढ़ो। ये कह रहा है G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the earth's surface, then gain in potential energy of the object of mass m raised from the surface to height equal to r। तो हमें सरफेस से r हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाना है, ठीक है, और हमें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सिंपल वर्क डन बराबर डेल्टा यू बराबर जो मैंने रिजल्ट दिया था mgr h/h+r, आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो, आपका रिजल्ट एक लाइन में आ जाएगा। तो mgr h की वैल्यू हो गई r और नीचे आ गया मेरे पास 2r, और फाइनल आंसर देख लो हाफ mgr, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन का आंसर है। राइट आंसर आप देख सकते हैं, हमारा राइट आंसर इसके अंदर हो गया हाफ mgr। इस पे एज इट इज बेस्ड सेम रिजल्ट तो नहीं, डिफरेंट रिजल्ट का मैंने टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम टिक कराया, वो जरूर कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। लास्ट ईयर जो मैंने बताया था वो एज इट इज आ गया था एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो इस साल भी मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें इसके अंदर दे रहा हूं, वैसे आने का चांस कम है क्योंकि 2 सवाल लगातार पिछले साल आ गए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो मिनिमम वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को दी जाए, ठीक है ना, कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए। तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आप 30 डिग्री 45 डिग्री कितने भी डिग्री पर छोड़ो, एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो हमने लगाया इसके और इसके बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इतनी। ये कहां से? सरफेस ऑफ अर्थ से। अब अगर आप इसको h हाइट से लो तो आप इसका फॉर्मूला 2g√2gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r कर लेना, सिंपल एज इट इज। अब यहां देखने वाली बात यह है कि ये एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो वही तरीका, √gm/r की वैल्यू मैंने क्या बताई हुई है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो 8√2 आप यूज करो, इससे आपकी कैलकुलेशन बेहद आसान रहेगी, ना कि ये यूज करो, ठीक है ना। अब इस पे बेस्ड 2 रिजल्ट। पहला रिजल्ट इसमें यह है कि हम एस्केप वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी देते हैं तो इंटरस्टेलर स्पेस में क्या वेलोसिटी होगी, मैंने टेस्ट में प्रॉब्लम रखा हुआ है, टिक भी करा दिया, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आप पहले चेक करो गिवन वेलोसिटी कितने टाइम्स एस्केप वेलोसिटी है। जैसे मान लो गिवन वेलोसिटी 2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, जितने भी टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी के, आपने गिवन वेलोसिटी निकली। शॉर्टकट दे रहा हूं, डायरेक्ट ध्यान से सुनना। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस का रिजल्ट आ गया। इसको आप डायरेक्ट ध्यान कर लो, सिंगल लाइन का डायरेक्ट शॉर्टकट है, √n² - 1 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल मान लो गिवन वेलोसिटी वो दे देता है 2 टाइम्स √gr, सही है। गिवन वेलोसिटी इज 2 टाइम्स √gr, ऐसे करके उसने दिया। अब आपको नहीं पता चल रहा है कितने टाइम्स एस्केप वेलोसिटी है, तो कैसे निकालोगे? तो आपको सिर्फ n निकालना है। n निकालने का तरीका हो गया गिवन वेलोसिटी बाय एस्केप वेलोसिटी का रेशियो। गिवन हो गई 2 टाइम्स √gr और एस्केप हो गई √2gr, सही है, बस इतना सा है। √gr घटा, ये आ गया √2, सही है। तो गिवन वेलोसिटी इज √2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। ऐसे करके स्मार्ट वर्क करो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब वेलोसिटी इन इंटरस्टेलर स्पेस का फॉर्मूला लगाया, √n² - 1 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी, n की वैल्यू हो गई √2 - 1 किया, आंसर आ गया एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को √2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो इंटरस्टेलर स्पेस यानी यहां पर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर बचेगी। ऐसे करके आप इन प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सिंगल लाइन में खत्म कर सकते हो बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट। नेक्स्ट, अब अगर गिवन वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, यही आया था लास्ट ईयर, रखा भी हुआ है मैंने, देख लेना। तो गिवन वेलोसिटी अगर लेस देन एस्केप वेलोसिटी है तो क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी जाती है। इसको अगर आप एग्जाम में कैलकुलेट करने बैठो, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, हालांकि मैंने करके भी आपको दिखाया है, बट आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, ये एज अ शॉर्टकट आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्ट इसमें शॉर्टकट हो गया, जो लास्ट ईयर डायरेक्ट पूछ लिया गया था, इसलिए चांस कम है, बट फिर भी कर लो। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें विद वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, तो पहले आप n की वैल्यू निकालो। n कैसे निकालेंगे? n इज द रेशियो ऑफ गिवन वेलोसिटी बाय एस्केप वेलोसिटी, और इस सिचुएशन में ये रेशियो
1 से छोटा आएगा, ठीक है ना। तो ये हाफ आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, वॉटएवर जो भी आ जाएगा, n मस्ट बी लेस देन 1। तो आपको ये हाइट निकालनी है। अब ये हाइट एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज कर देता है, सेंटर से भी पूछ लेता है, सरफेस से भी पूछ लेता है। तो देख लो कहां से पूछी गई है। मैंने ये हाइट सरफेस से निकाली है, ठीक है ना। तो इस मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला n² बाय 1 - n²। इस पे मैंने अभी प्रॉब्लम रखा है, टेस्ट में भी रखा है, दोनों आप जरूर करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं सीधे प्रॉब्लम पर। पढ़ो। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ विद अ स्पीड इक्वल टू 1/4 एस्केप वेलोसिटी। समझ आ गया होगा। तो हमने यहां गिवन वेलोसिटी जो दी दैट इज 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, मतलब लेस देन एस्केप वेलोसिटी। तो n का वैल्यू 1/4 हो गया, लेस देन 1 हो गया। मैक्सिमम हाइट ही पूछेगा, बस देख लेना सरफेस से पूछ रहा है या सेंटर से, ज्यादा खुश मत हो जाना, चेक कर लेना फिर सवाल करना। What is the maximum height attained by it from the surface of earth? तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया n² बाय 1 - n², आपका रिजल्ट खत्म। तो ये रिजल्ट आ गया 1/16r डिवाइडेड बाय 1 - 1/16 यानी 15/16, और सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट आ गई r/15। तो r/15 की मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से राइट आंसर इस प्रॉब्लम का हमारा बी वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट आपका ये प्रॉब्लम दे रखा है, ये भी सिंपल पर अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कह रहा है सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट अर्थ पर रखी नहीं हुई है, ऑर्बिट कर रही है। आगे, बाय व्हाट परसेंटेज शुड वी इंक्रीज इट्स वेलोसिटी सो एज टू इनेबल टू एस्केप इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम दैट ऑर्बिट, सॉरी। तो आप एक ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट को एस्केप कराना चाहते हो, तो कितनी वेलोसिटी देनी है। तो भाई जब भी आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। फिर चाहे सरफेस ऑफ अर्थ से रवाना करो, चाहे सर्कुलर ऑर्बिट से रवाना करो, तो वेलोसिटी इज √2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो आपने कितने से वेलोसिटी चेंज करी, तो आपने दी एस्केप वेलोसिटी, पहले थी ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल इनटू 100, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा। √2 टाइम्स वीओ करते ही वीओ कट गया, √2 1.414 -1 बाय 1 इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे आप, यह आ जाएगा 41.4%, जो कि एक सिंपल सा रिजल्ट आ गया आपके सामने। राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाँ, ये भी एक सिंपल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मैंने रखा है। ये कह रहा है कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास, ठीक है ना। तो हमें कंडीशन बतानी है मास m रेडियस r के ऊपर सच दैट ये ब्लैक होल बन जाए, ठीक है। अब ब्लैक होल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ब्लैक होल से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती, ठीक है ना। यानी ब्लैक होल पर स्केप वेलोसिटी जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए। तो अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी तो लाइट भी स्केप नहीं कर पाएगी और वो चीज ब्लैक होल बन जाएगी। तो चलो देखते हैं। तो escape velocity on black hole must be greater than equal to speed of light, यानी √2gm डिवाइडेड बाय r मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू c। यहां से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। मान लो एग्जामिनर आपसे ब्लैक होल की डेंसिटी पूछना चाहे, मॉडिफिकेशन दे रहा हूं आपको, खाली इसी पे नहीं डिपेंडेंट है। आपने इसे लिमिटिंग कंडीशन में c के इक्वल डाला, मास को ब्रेक किया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, वहां से आपने डेंसिटी निकाल के दे दी उसको। रेडियस पूछना चाहता है, ठीक है ना, आप रेडियस निकाल करके दे सकते हो, गिवन डेंसिटी वो देगा ब्लैक होल की। तो मल्टीपर्पज टास्क है। अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म में ब्रेक करूं तो मैं ऐसे करूंगा √, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, पहले मैं आंसर टिक कर दूं। तो √2gm/r मस्ट बी ग्रेटर दैन c। इसके हिसाब से राइट आंसर हो गया हमारा c वाला। अब मॉडिफिकेशन दे देता हूं आपको। तो 2gm को ब्रेक किया, ρ4/3 पाई r³, एक नीचे से चल गया r, तो r² मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू c। यहां से आप स्क्वायरिंग करते हुए फिर इस डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल को निकाल सकते हो, जो ऑब्वियसली एक लेंथी प्रॉब्लम माना जाएगा, ठीक है ना, बट काम की चीज है, समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी। तो अर्थ के सरफेस से वी है, तो इस वी का वैल्यू हो गया √2gme/re। ओके, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी फ्रॉम हाइट इक्वल्स टू 7r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो 7r की हाइट पर एस्केप वेलोसिटी, तो वो हो जाएगी √2gme/r। कौन सा बहुत बड़ा काम है, r की जगह re प्लस h आ जाएगा। तो re प्लस h की जगह मेरे पास आ गया 7re। दैट मीन्स ये वेलोसिटी बन गई √2gme/8re, ठीक है ना। अब ये जो था ये तो ve के बराबर था, तो ये ve/√8 बचा, यानी ve/2√2 हो गया,
ठीक है, आंसर में क्या निकालना है, आंसर हमें निकालना है वेलोसिटी का निकालना है, तो वी बाई 2√2 के हिसाब से हमारा राइट आंसर आ गया सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब प्लैनेटरी मोशन जो इसका सवाल लास्ट ईयर नहीं था, ठीक है ना, इस साल रह सकता है और रहता भी तो बहुत आसान प्रॉब्लम रहता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम मैंने रखे हुए, ध्यान से देखना। प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो देखो जितने भी प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सन फोकस पर होता है, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, इस जगह को हम अपोजी बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होता है और यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, इस जगह को हम पेरिजी बोलते हैं। अब ये कैसे निकाले कि यहां मैक्सिमम यहां मिनिमम, तो प्लैनेटरी मोशन में जो भी फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स वो सन से पास करती है, क्योंकि सन से पास करती है तो सन के अबाउट कोई टॉर्क नहीं देती, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इन प्लैनेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इसलिए mvr कांस्टेंट हो गया, इसलिए v मैग या v1r1 बराबर v2r2 हो गया। तो v इधर का vr का प्रोडक्ट और इधर का vr का प्रोडक्ट आपस में बराबर हो गया, यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। तो जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां स्पीड उसकी कम हो जाएगी। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हमें मैक्सिमम स्पीड बाय मिनिमम स्पीड का रेशियो निकालना है तो मैक्सिमम स्पीड वहां पर होगी जहां डिस्टेंस मिनिमम होगा और इनवर्स में आएगा, तो 1/r min और ये r max आ जाएगा। अब प्लैनेटरी मोशन में ये मैक्सिमम डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी के टर्म में होता है a1 + e, तो इसको मैंने लिखा a1 + e, और मिनिमम डिस्टेंस होता है a1 - e, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसलिए ये 1 + e/1 - e भी आ जाता है, जो कि मैंने यहां आपको इंडिकेट करके दिया। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के कंसेप्ट हो गए। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है इसलिए केपलर का सेकंड लॉ आता है कि एरियल वेलोसिटी L/2m के बराबर होती है, मतलब प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। तो मान लो ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाता है, इतना एरिया इसने स्वीप किया, तो इतने ही टाइम में अगर वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस एरिया और इस एरिया की वैल्यू बराबर रहेगी, कारण कि L/2m कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी सेम तो डेल्टा ए सेम। ये हो गया एरियल वेलोसिटी वाला लॉ। थर्ड लॉ, अब थर्ड लॉ ये जो हमने लिखा है दिस इज, इसको हमने मॉडिफाई किया है सर्कुलर ऑर्बिट में। कैपलर ने तो इलिप्टिकल के लिए दिया था, पर अपनी औकात नहीं है इलिप्टिकल की, अपनी मतलब अभी की लिमिट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट की है। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू r जहां उसका ऑर्बिट का रेडियस हो गया, यहां पर मास अर्थ का आएगा, तो जिस सेंट्रल चीज के चारों तरफ वो घूमेगी उसका मास आएगा, ठीक है ना। तो अगर सन के चारों तरफ कोई प्लैनेट घूमता तो यही लॉ ऐसे बन जाता है t² = 4π² × r³। मान लो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता तो प्लैनेट का मास आ जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, ये केपलर का हमारा थर्ड लॉ हो गया। चलते हैं आगे। अब इसमें प्रॉब्लम पर देखो, सेक्शन देखो इसका प्रॉब्लम का। पहला प्रॉब्लम मैंने वही रखा है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड वाला, तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट वाला। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ कॉमेट फ्रॉम सन, तो सन से दे रखा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू में दे रखी है 8 × 10⁻12 एंड मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू में दे रखी है 1.6 × 10⁻12। क्या जानना चाह रहा है, इट्स वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट टू द सन इज दिस मच, तो जितना सन के पास होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये हो गई उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। पता क्या करनी है, ऑब्वियसली मिनिमम ही वेलोसिटी हमें पता करनी होगी मीटर पर सेकंड, तो हमें पता करनी है वेलोसिटी व्हेन इट इज फारदेस्ट, दैट मींस मिनिमम वेलोसिटी। तो सीधे कर लेते हैं, तो Vmax बाय Vmin बराबर Rmax बाय Rmin, ठीक है। Rmax की, क्योंकि जहां पर R मिनिमम होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये सिंपल सा रिलेशन हो गया। तो Rmax बाय Rmin की वैल्यू में दे ही रखी है, पुट कर देते हैं। Rmax बाय Rmin हो गया 8/1.6, 10 की पावर तो कट गया, तो 60 बाय Vmin 1/0.2, तो Vmin की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 मीटर पर सेकंड। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर स्पीड जो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, यानी मिनिमम हो जाएगी। राइट आंसर आप देख सकते हो फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैच द कॉलम। इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने एक ट्रिक दे रखी है, वो इस्तेमाल कर लेना। ऐसे जितने प्रोपोर्शनलिटी के प्रॉब्लम होंगे वो छूमंतर
फूक के रख दोगे आप, ठीक है ना। तो इसके लिए आप देखें टिप्स एंड ट्रिक्स का सेक्शन, प्रूफ तो मैं अभी कर रहा हूं, वहां पर स्पेशल दे रखा है मैंने, ठीक है ना। सिंगल लाइन, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है ना। आपसे ऐसे प्रॉब्लम चाहे इसमें पूछे, चाहे मॉडर्न फिजिक्स में पूछे, चाहे आपका सर्कुलर मोशन में पूछे, वो ब्रह्मास्त्र है, 3 जगह पर लगेगा, फूक के रख दोगे आप प्रॉब्लम, ठीक है ना। आ गया तो किस्मत चमक जाएगी आपकी, क्योंकि बाकी मेरे को पता है ये छोड़ के आएंगे, ठीक है ना, उनके बस का नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं डाले जानबूझ करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम करने वाला प्रॉब्लम है, बताने वाला, सीखने वाला है। जुगाड़ तंत्र तो हर जगह हम चला ही लेते हैं, ऑप्शन दिए होंगे इतने, अब आप काबिल हो गए हो कि जुगाड़ तंत्र सीख चुके होगे मेरे से कि मैच द कॉलम को करने का जुगाड़ तंत्र क्या है। और आप एग्जाम में भी कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हाँ सर मैम ऐसे करके आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि अब उनसे मैच द कॉलम एग्जाम के अंदर बनने लग गए हैं। चलो देखो, ये कह रहे हैं इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ये वैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्होंने चेंज कर दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन k बाय आर की पावर 5/2, सही है, k कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने। देन मैच द कॉलम, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड निकालना कैसे करें। तो देखो कंसेप्ट से चलोगे तो mv²/r डाला, v को r ओमेगा डाला, ओमेगा को 2π/t डाला, देख रहे हो आप, बाय t²। यहां से t² का वैल्यू आया और इन भाई साहब को आप इनके साथ ले आए, बाकी सब प्रोपोर्शनलिटी में स्वाहा। तो r की पावर 5/2 टाइम्स r, तो प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7/2 पर कौन, t², हमें चाहिए t, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7/4। ढूंढो आंसर, r की पावर 7/4 के हिसाब से राइट आंसर q हो गया। तो a का राइट आंसर q मिल गया, सही है। इतने से तो अब आप आंसर फिल्टर कर लोगे, पर करोगे तो तब ना जब मैंने रखा ही नहीं मैंने जानबूझ के, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें चाहिए हाफ mv², तो मेरे पास mv² तो है, तो मैं इधर से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन उठा ले रहा हूं। तो mv² इज इक्वल्स टू, ये r इधर आया, r की पावर 5/2, तो हाफ mv² इसके बराबर आ गया। तो प्रोपोर्शनलिटी तो चाहिए ना, हाफ काम का है ना k काम का है, तो प्रोपोर्शनल टू, इनको नीचे लाओ, r की पावर 5/2 - 1, दैट मीन्स 3/2 बचा। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, तो राइट आंसर काइनेटिक एनर्जी का हो गया s वाला। तो b का ऑप्शन S2 है। इतने से तो आपका आंसर चमक जाएगा, ठीक है ना। c वाले पर आते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। देखो एक सवाल और इस एक से मैंने अनेक सवाल लिंक करे, इसलिए मैच द कॉलम मेरे काम का था। सारे कंसेप्ट आपके टू द पॉइंट उठा के क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो कहां गया, v निकालनी है, तो इनको इधर लाओ, तो v² प्रोपोर्शनल टू r/r की पावर 5/2, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेम 3/2, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/4, प्रोपोर्शनल टू r की पावर -3/4। तो राइट आंसर हो गया हमारा, कहां गया, r की पावर -3/4 के हिसाब से t, तो c का आंसर हो गया t। d पर आते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू k + e होगा। अब जैसे k प्रोपोर्शनल होगा वैसे e प्रोपोर्शनल होगा, तो e इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सेम जैसा काइनेटिक एनर्जी है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, तो राइट आंसर हो गया हमारा इसमें r की पावर -3/2 वाला, तो d का ऑप्शन भी s हो गया। ये मैंने पूरा मैच द कॉलम आपको करा दिया, ठीक है ना, जिसका टिप्स और ट्रिक्स सेक्शन में हाईलाइट करके मैंने दे रखा है। अब आप देख लेना, सिंगल लाइन में आपका भला हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये कह रहा है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6r। अब देखो दो तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी जो धरती से स्टेशनरी दिखाई दे, अर्थ के साथ साथ वो घूमती है, कौन सी ऑर्बिट में, वो घूमती है इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। दूसरी होती है पोलर सैटेलाइट, जो वेदर फोरकास्टिंग के काम में आती है, थ्योरी
आप ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो जियो स्टेशनरी की हाइट जो हो जाती है सरफेस ऑफ अर्थ से देखोगे तो 36,000 किलोमीटर आती है, सेंटर से देखोगे तो प्लस 64 और ऐड कर दो 42,400 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये इसके कुछ छोटे मोटे डेटा हो गए। टाइम पीरियड, अर्थ के टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन यानी 24 आवर्स के बराबर होता है। चलो अब सवाल करते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट 6 आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, आर बीइंग द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये ध्यान रखना आर सेंटर से लेना है। तो जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड 24 आर प्रोपोर्शनल टू 6 आर प्लस आर, दैट मीन्स 7 आर की पावर 3/2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। आगे द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट हाइट 2.5 आर, ये ध्यान रखना सरफेस से दे रखी है, आपको सेंटर से लेना है, तो उसका टाइम पीरियड टी ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू 3.5 आर की पावर 3/2। अब क्या करना चाहिए, रेशियो ले लो उसका। तो 24/t इज इक्वल्स टू, ये यहाँ से कट जाएगा 2 की पावर 3/2, यानी ये बचा 2√2। तो टाइम पीरियड आ गया 24/2√2, ये 12/√2 विच इज फर्दर 6√2 आर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू मेरे पास आ गई दूसरे सैटेलाइट की 6√2 आर, ऑप्शन डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस सेक्शन का, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखना है। ओरिजिनली आईआईटी का प्रॉब्लम है, इसलिए इसको यहां रखा है, पढ़ो। कह रहा है सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द अर्थ, सेकंड सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इन दिस रेडियस। रेडियस कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से होता है, तो इसका रेडियस 1.01 आर है, आर से बहुत थोड़ा सा कम है। तो सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड फर्स्ट वाले से कितना बड़ा होगा परसेंटेज में निकालना है, ध्यान देना। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, क्योंकि आर का वेरिएशन बहुत थोड़ा सा है इसलिए हम यहाँ एरर वाला कंसेप्ट लगाएंगे, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू 3/2 डेल्टा आर बाई आर, ठीक है ना। तो परसेंटेज अगर हम निकालें, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो इसकी वैल्यू हो गई 3/2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। इतने से टाइम पीरियड चेंज करेगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3/2 तो एज इट इज रहा, डेल्टा आर की वैल्यू हो गई ये माइनस आर, तो 0.01 आर आ गया, आर ऊपर नीचे से कट गया इंटू 100, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 1.5%। तो जब रेडियस आप 1.01 आर करेंगे तो टाइम पीरियड जो रिवॉल्यूशन का होगा दैट विल चेंज बाय 1.5%। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था, देखने में लग रहा था ग्रेविटेशन है भी, कंसेप्ट भी लगाया, बट वो एरर के साथ मिक्स होकर के लगाया, इसलिए अच्छा प्रॉब्लम है। चलते हैं आगे। हाँ, अब हम आ जाते हैं ये इसका लास्ट कंसेप्ट का सेक्शन है। इसका भी सवाल लास्ट ईयर नहीं था, इसलिए आप इसको जरूर करके जाएं, ठीक है ना, ताकि इस साल आने वाला सवाल आप छोड़ करके नहीं आओ। तो हमारा कंसेप्ट है फील्ड एंड पोटेंशियल का। फील्ड और पोटेंशियल में जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा वैसे ही सेम है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पॉइंट मास की फील्ड, अब जैसा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होता था फील्ड बाहर होती थी, तो पॉइंट मास में इसमें मास में बस फील्ड टुवर्ड्स द मास होती है। तो फॉर्मूला वही है, KQ/R² की जगह GM/R² आ गया। पोटेंशियल परमानेंट नेगेटिव है, -GM/R, वहां पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी हो सकता था, इसलिए इनके ग्राफ, तो फील्ड का ग्राफ भी हम लोग नेगेटिव रीजन में बनाते हैं इस तरीके से, और पोटेंशियल का ग्राफ भी हम लोग नेगेटिव रीजन में बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गए इनके फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ। अब जैसे वहां बताया था वो पॉइंट जहां पर फील्ड 0, ठीक है ना, तो वो कैसे देखते हैं, तो अगर दो मासेस हमें दे रखे हैं, इनकी वजह से अगर हमें वो जगह ढूंढनी है जहां पर फील्ड 0 है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज, तो दोनों के बीच में आएगी। यहां से अगर डिस्टेंस निकालना है तो वहां फॉर्मूला था √Q1R बाय Q1 प्लस √Q2, तो यहां आ जाएगा √M1R बाय √M1 प्लस √M2। इस पे मैंने सवाल रखा है, नहीं ये डायरेक्ट पूछा नहीं है, मैंने कुछ और पूछा उसके अंदर, बताऊंगा अभी आपको। तो √M2R बाय √M1 प्लस √M2, तो ये वो जगह है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, ठीक है। अब इसके बाद फील्ड दे रखी हो, पोटेंशियल निकालना हो, वो रिलेशन तो वो सेम एज इट इज है। तो फील्ड इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ये तो तब हो गया जब आपको r के फंक्शन में दे रखा हो, कार्टेशियन फंक्शन में दे रखा है तो माइनस ∇V/∇x i कैप माइनस ∇V/∇z ∇y j कैप
माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो ये सेम एज इट इज है, इसलिए इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया क्योंकि आप ये अपना फील्ड में डिटेल से पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर हमारे फिर से वही स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले आते हैं जो कि एज इट इज हमारे 12th क्लास वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर हैं। तो इनसाइड में फील्ड 0, ऑन द सरफेस में फील्ड मैक्सिमम, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सेम। इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट, आउटसाइड में ऑन द सरफेस में माइनस जी एम बाई आर और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से। बस ग्राफ का नेचर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में आ जाएगा। तो जैसे फील्ड, तो फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ और इधर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, दोनों एक साथ। तो एग्जाम में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, कई बार ये डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से तैयार करके जाओ। तो फील्ड तो अंदर 0 हो गई, आउटसाइड में माइनस, ऑन द सरफेस में जी एम बाई आर स्क्वायर हो गई, बट क्योंकि अंदर की तरफ हो गई इसलिए नेगेटिव रीजन में लिख रहे हैं, और बाकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये हो गया फील्ड का ग्राफ। पोटेंशियल का ग्राफ देखोगे तो अंदर में कांस्टेंट है और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। यहाँ पर देखोगे सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड देखोगे तो ये हो गई जी एम आर बाई आर क्यूब या जी एम एक्स बाई आर क्यूब। तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बस ग्राफ नेगेटिव रीजन में आ जाएगा। तो फील्ड का ग्राफ, तो ई वर्सेस आर ग्राफ और वी वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है ना। ये दोनों ग्राफ का नेचर मैं आपको यहां दे रहा हूं। तो ई वर्सेस आर ग्राफ, अंदर में स्ट्रेट लाइन और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये अंदर में पैराबोला और सेंटर पर पोटेंशियल यहां पर मैक्सिमम होता था, 3/2 टाइम्स वी सरफेस होता था, तो इस तरीके से। और फिर हाइपरबोलिक ग्राफ, तो यहां सेंटर पर पोटेंशियल -3/2 टाइम्स जी एम बाई आर यानी सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है, और इस जगह पर पोटेंशियल ये कैपिटल आर डिस्टेंस पर हो गया माइनस जी एम बाई आर हो गया। सही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के फील्ड पोटेंशियल के। इसके अलावा रिंग आती है। अब रिंग की वजह से मैंने वहां बताया हुआ था, सेम एज इट इज रिजल्ट पोटेंशियल का यहाँ पर है। तो अगर आप एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहते हैं तो फॉर्मूला माइनस जी एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वर्क डन, जैसे वहां वर्क डन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का क्यू डेल्टा वी होता था, वैसे ही मास को ले जाने का वर्क डन एम डेल्टा वी होता है, ठीक है ना। यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां लिखने का तरीका क्यू इंटू वी था, यहां पर हो गया एम इंटू वी, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, इस तरीके से लगाया जैसे वहां सिखाया था, के आई माइनस के एफ, यू एफ माइनस यू आई, और यू एफ माइनस यू आई को हम डाल देंगे एम टाइम्स डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम ब्रेक कर लेंगे एम टाइम्स फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो रिजल्ट सेम एज इट इज है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन पे मैंने सवाल रखा है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम की बारी। तो देखो पहला प्रॉब्लम, ये मैं बोल रहा था मैंने इस तरीके का प्रॉब्लम रखा है जिसमें फील्ड 0 है पर डायरेक्ट नहीं पूछा। पढ़ो, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m। तो m और 4m की हमें 2 बॉडीज से रखी है, सेपरेशन इनके बीच का हमें r दे रखा है। पढ़ो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर फील्ड इज 0। तो मैंने खाली फील्ड 0 नहीं पूछी, मैंने पूछा फील्ड जहां 0 होगी वहां पोटेंशियल बताओ, एक तीर से 2 निशाने। तो पहले तो फील्ड कहां 0 होगी वो यहां से निकालना पड़ेगा। तो रूट एम आर बाय रूट एम प्लस रूट 4m, तो ये रिजल्ट बनेगा r/3। तो यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस r/3, 2r/3। तो अब इस P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अपना माइनस जी एम बाई आर, तो माइनस जी एम डिवाइडेड बाय r/3, माइनस जी मास ध्यान से पुट करना 4m बाय डिस्टेंस 2r/3। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये बना माइनस 3gm बाई आर, ठीक है, और ये बना माइनस 6gm बाई आर। तो रिजल्ट आ गया माइनस 9gm बाई आर। तो वो जगह जहां फील्ड 0 है वहां पर पोटेंशियल है माइनस 9gm बाई आर। राइट आंसर हमारा सी वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये अच्छा प्रॉब्लम है, पढ़ो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन आर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर है ना, अंदर हमें इस जगह पर सेंटर से r डिस्टेंस पर ये सॉलिड स्फीयर है। अब यहाँ चार्ज नहीं भर सकते, बस ऐसे शेड करके मास दिखाना पड़ता है, तो खाली खाली सा लगता है पूरा। तो यहाँ पर हमें फील्ड बतानी है, फॉर्मूला लिखा, तो gmx डिवाइडेड बाय r क्यूब, x की जगह स्मॉल r आ गया, ठीक है, x की जगह स्मॉल r आ गया डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब एक खास बात, हमें मास नहीं दे रखा, हमें डेंसिटी दे रखी है और रेडियस से रखा है, तो हम मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से।
तो ई का वैल्यू हो गया जी, मास की जगह आ गया डेंसिटी, वॉल्यूम हो गया स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब टाइम्स आर। ठीक है, अब जादू देखना, तो ये आ गया जी रो 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर। ये वही तो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन जो मैंने आपको निकाल करके दिया था। तो सेम एज इट इज वही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जी रो 4/3 पाई आर, जी रो 4/3 पाई आर, यानी इसका राइट आंसर हमारा हो गया डी वाला। अब तो समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब बेवकूफ बनाया गया आपको, ठीक है ना। आप बेवकूफ बनते भी रहे आज तक, आपको यही नहीं पता चला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड वाला ही तो फॉर्मूला है, और है ही क्या, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। वही सेम फील्ड वाला रिजल्ट है। देखो आगे, हाँ ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं इस पर। ये मैंने जानबूझ के रखा है ताकि इस सेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम जनरली स्टूडेंट इसमें फंस जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग का हमें मास m दे रखा है, कैपिटल M, रेडियस r दे रखा है, और एक पॉइंट है P जो r√3,0,0 पर है। तो यानी यहां से r√3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक है। अब ये कह रहा है स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, तो यहां से स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है जिसको हमने रिलीज किया, ठीक है ना। यानी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये अट्रैक्ट होता हुआ गया इस रिंग की तरफ। ओके, अब हमें क्या पता करना है, जब ये O यानी सेंटर ऑफ रिंग पर पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये V निकालनी है। तो यहां से पार्टिकल रिलीज किया, सेंटर पे पूछा, वेलोसिटी निकालनी है, एजेंट है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। मजेदार है ना, ऐसा ही आपने वहां पे भी किया था इलेक्ट्रो में। तो KI प्लस UI, KF प्लस UF, पहले हम इसे अपने मन हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो KI माइनस KF इक्वल्स टू UF माइनस UI, फटाक से लिखा M डेल्टा V, डेल्टा V हो गया VF माइनस VI। M हो गया कौन सा मास, जो मूव कर रहा है, पोटेंशियल हो गया किसका, फिक्स्ड मास का यानी रिंग का, ठीक है ना। यही चीज सिखाई थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mv²। M को इधर पड़ा रहने दो, फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट ये है सेंटर ऑफ रिंग, और इनिशियल पॉइंट ये है r√3 पर। तो फाइनल पॉइंट यानी सेंटर ऑफ रिंग का पोटेंशियल माइनस GM/r, तो पुट किया माइनस G कैपिटल M/r, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस GM डिवाइडेड बाय √r² प्लस x² हो गया 3r²। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप हो गया ये। तो माइनस ½ mv², पहले तो ये m उड़ा दो, तो माइनस v²/2 बराबर, अब इधर सिंप्लीफाई करें तो ये 2r आ गया। तो फाइनली रिजल्ट बचा माइनस G कैपिटल M/2r। माइनस माइनस भी उड़ा दो, 2 भी उड़ा दो, और यहां से v का वैल्यू ले लो, √G कैपिटल M/R। तो √GM/R इस पार्टिकल की स्पीड होगी जब वो सेंटर ऑफ रिंग पर पहुंचेगा। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। मजेदार था ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब आगे हमारे PYQ, ठीक है ना। अब इनके अंदर देख लो कैसे कैसे प्रॉब्लम आए, उनको करने का कितना आसान सा हमारे पास तरीके अवेलेबल है। पढ़ो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ G आर दिस एंड दिस। मतलब पोटेंशियल और फील्ड का वैल्यू दे रखा है। अब तो समझदार हो यार आप, पोटेंशियल और फील्ड का वैल्यू दे रखा है, वो कह रहा है भाई R बता दो या H बता दो, सिंपल सा तो रिजल्ट है। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो पोटेंशियल का माइनस GM/R। अब तो नहीं बेवकूफ बनोगे आप, नहीं आप कई लोग नहीं, हम तो अभी भी बनेंगे। तो ठीक है भाई, बनते रहो। G' यानी फील्ड का फॉर्मूला क्या, माइनस GM/R²। दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है ना। इससे बढ़िया क्या होगा, दोनों का रेशियो लेते ही V/G' आ जाएगा। ये माइनस नहीं, सॉरी, ये हमारा GM/R³ था, GM/R²। तो रेशियो लेते ही GM गया, R से R कटा, ये रेशियो आ जाएगा माइनस R के बराबर। अब वैल्यू डाल दो, अपने आप R आ जाएगा। R सेंटर ऑफ अर्थ से, हमें कहाँ से निकालना है, हमें निकालना है सरफेस ऑफ अर्थ से। तो V का वैल्यू दे रखा है -5.4, 10⁻⁷। G' का वैल्यू दे रखा है 6, ये हो गया माइनस R, माइनस माइनस किया, 6 9 या 54, 0.9। तो R का वैल्यू आ गया 90 × 10⁻⁵। ठीक है, अब ये तो कहाँ से, ये है सरफेस ऑफ अर्थ से, हमें चाहिए, सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ से, हमें चाहिए सरफेस से। तो इसे फटाक से मैंने RE + H डाला, इसको मैं लिख लेता हूं 9000 किलोमीटर। ठीक है, तो H का वैल्यू आ गया, क्योंकि ये 6400 किलोमीटर दे रखा है ना मैं, तो 9000 माइनस 6400 किलोमीटर, और रिजल्ट मेरे पास बचा 8 में से 6 गया 2, 2600 किलोमीटर।
तो एट डिस्टेंस 2600 किलोमीटर v का वैल्यू इतना होगा और ग्रेविटी का वैल्यू इतना होगा। राइट आंसर हो गया फर्स्ट। तो ये सवाल उनके लिए जिनके पास थोड़ा सा दिमाग है, जो जानते हैं कि ग्रेविटी और फील्ड एक ही चीज है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था अभी तक। चलते हैं आगे। 2016 का प्रॉब्लम। अब 16 का प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी टू द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट हुड रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर, रेडियस और डेंसिटी का टर्म में पूछ रहा है, कर लेते हैं मॉडिफाई। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r, सही है। m को मॉडिफाई किया, सरफेस से ही पूछ रहा है, हाँ कुछ नहीं दे रखा तो सरफेस से ही लेते हुए चलेंगे, कैपिटल R ले लिया यहाँ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 2g डेंसिटी हो गई रो 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय r, ये r से r कट गया, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास 8/3 पाई g रो r² का अंडर रूट। चेक कर लेते हैं, सही है। तो ये होगी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। अब ये क्या कह रहा है, उस रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। तो कर लेते हैं, इससे r बाहर चला जाएगा, दैट मींस दिस इज प्रोपोर्शनल टू √ρ टाइम्स r। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ बाय प्लैनेट अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ बाय डेंसिटी ऑफ प्लैनेट टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब प्लैनेट का डेंसिटी और प्लैनेट का रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ दे रखा है, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, फाइनली 1/2√2 आ गया, सिंपल। तो 1/2√2 हमारा राइट आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलते हैं आगे। हाँ पढ़ो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो 1 किलोमीटर तो बहुत थोड़ी सी हाइट हो गई, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला चल जाएगा। इज सेम एज दैट डी डेप्थ बिलो, तो एच डी का वैल्यू बताना है, बहुत सिंपल। तो जी डैश जी 1 - 2h/r क्यों यूज किया, क्योंकि h बहुत छोटा दे रखा है एज कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इक्वल्स टू, अब डेप्थ में तो कोई छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला है। जी 1 - d/r लिख लेता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, नहीं तो इधर h और इधर h पता चले आपने दोनों h उड़ा डाले, ठीक है ना। तो ये d डेप्थ पर हो गया, ये यहां से कैंसिल हुआ, 1 भी कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ h, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ h करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पर जो ग्रेविटी होगा वही 2 किलोमीटर डेप्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू होगा। तो राइट आंसर आपके सामने, राइट आंसर हो गया हमारा 3rd वाला। 17 का प्रॉब्लम, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का मतलब वहां जी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। तो जब वो ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो दो ऑब्जेक्ट ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, जहां होंगे वहीं पड़े रहेंगे। तो बस इस सेंटेंस में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा था। कह रहा है आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद द स्पेसशिप द टू वेव। तो दोनों को क्या रहेगा भाई, अगर ग्रेविटी होती है, वहां पर जी का वैल्यू होता, वहां पर अट्रैक्शन का फोर्स होता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता वहां पर, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो मूव टुवर्ड्स ईच अदर हो जाता। बट वहां जी है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस दे रखा है, तो जहां है वहीं रहेंगे। राइट आंसर हो गया 4th वाला। नेक्स्ट देखो, अब ये बहुत ही सिंपल है, मेरी ख्याल से इसमें आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 18 का प्रॉब्लम है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ABC पर बता दो क्या ऑर्डर होगा। तो बच्चों वाला सवाल है यार, ये सबसे नजदीक का डिस्टेंस है तो Ka मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर Kc जो होगा वो मिनिमम होगा, और Kb की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, क्योंकि हमें पता है स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगी, जितना डिस्टेंस कम होती है स्पीड ज्यादा। तो Ka ग्रेटर दैन Kb ग्रेटर दैन Kc। तो राइट आंसर देख लो, राइट आंसर हो गया 2nd वाला। चलते हैं आगे। 5-5, 10-10 सेकंड के प्रॉब्लम में, इससे ज्यादा देर के है ही नहीं। अब ये पढ़ो, बॉडी वेस 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर 200 न्यूटन है, तो 200 न्यूटन की वैल्यू mg हो गई। आगे, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सेंटर, हम ये बोले अर्थ के सरफेस से हाफ वे डाउन, यानी re/2 हम डेप्थ पर आ गए, तो वहां वेट बता दो। तो बिल्कुल बताएंगे। तो वहां का वेट हम w ले लेते हैं, mg' डाल देते हैं, रेशियो ले लेते हैं, तो 200/w इक्वल्स टू g/g', की वैल्यू g 1 - d/re। d कितना है r/2, तो ये 1/2 बचा, तो रिजल्ट आ गया 2, g कट पे गया, ठीक है ना। तो w का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन। तो हाफ डेप्थ पर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के डेप्थ पर जो वेट होगा वो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके सामने, इसका राइट आंसर हो गया हमारा 4th वाला। नेक्स्ट देखते हैं 19 का एक और प्रॉब्लम, पढ़ो। ये कह रहा है
वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज मास m फ्रॉम सरफेस टू हाइट h, तो सरफेस से h हाइट पर ले जाना है, वर्क डन बताना है। तो यार कितना आसान है, mgr h अपॉन r प्लस h, बच्चों वाला प्रॉब्लम। h की वैल्यू r दे रखी है, तो ये तो वही सवाल हो गया जो मैंने आपसे पूछा। तो मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया था, इसने वर्क डन पूछ लिया, तो आंसर आ गया हाफ mgr। तो राइट आंसर थर्ड वाला हो गया। आप स्पीड देख रहे हो, ऐसे अगर आप एग्जाम में कराओ तो कितना कॉन्फिडेंस फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, और मतलब ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही फ्लो में है, ठीक है ना, बिल्कुल ही फ्लो में है। और इस स्पीड से आप केमिस्ट्री भी नहीं करते हो जिस स्पीड से मैं यहाँ फिजिक्स का सवाल आराम से निपटा रहा हूँ। बस खाली एक ही चीज़ है, मैंने कंसेप्ट सही तैयार किए, उनका एप्लीकेशन देखा, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, और अब जो भी प्रैक्टिस शीट और टेस्ट में मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप वो सही से कर गए, जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ उसी स्पीड पे एग्जाम में आप करके आओगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। छोड़ना मत भाई, ठीक है ना, इतनी मेहनत चल रही है तो छोड़ना मत। पढ़ो, फिर से वही वेट वाला आ गया 20 में, अभी कहाँ दिया था इसने वेट वाला प्रॉब्लम, ये दिया था 19 में, फिर 20 में, मतलब ये अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आ रहा, ये रिपीट भी कर देता है प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसलिए अगर इसके वेलोसिटी 21 में है तो 22 में रिपीट भी कर सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनकी आदत गंदी है रिपीटिशन की। ये कह रहा है बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 72 न्यूटन mg के बराबर हो गया। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस। अब हाइट के टर्म में पूछ लिया, बताओ कोई बात होती है, तो पहले हम g डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट है, तो अप्रोक्सीमेशन तो चलेगा नहीं, जनरल लगाना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला g(r)² अपॉन r e प्लस h का होल स्क्वायर। h की जगह r/2 डाल दिया, तो ये नीचे बना 3/2, फाइनल आ गया 4/9, हाँ 4/9 जी। तो अब हमें इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वही f की वैल्यू बतानी है, वेट की वैल्यू बतानी है, तो 72/f बराबर g/mm कट जाएगा 4/9 जी, ये यहाँ से गया, इधर से f का वैल्यू मेरे पास आ गया 72 इंटू 4/9, तो 32 न्यूटन, सेम एज इट इज कंसेप्ट पर प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला। चलते हैं आगे। अब 21 पढ़ो, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी v दे रखी है, तो हमने तुरंत फॉर्मूला लिखा √2gm/r। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी, यानी ये फिर डेंसिटी में खेल गया। तो मास नहीं, मास में नहीं खेलता है, ये कहता नहीं हम तो डेंसिटी में खेलेंगे। खेल लो भाई, हमें भी आते हैं खेल। तो मास को हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिप्लेस किया, 2g रो 4/3 पाई r3, उड़ा दे रहा हूँ एक डायरेक्ट, तो r² बचेगा। डेंसिटी तो सेम है, तो प्रोपोर्शनल टू r बचा। तो कितना सिंपल हो गया, तो v/v डैश r/r डैश, ठीक है ना। अब r डैश की वैल्यू 4 टाइम्स दे रखी है, तो ये 1/4 हो गया, तो v डैश आ गया 4r, यानी एस्केप वेलोसिटी उस जगह पर 4v हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी उस जगह पर 4 टाइम्स ओरिजिनल एस्केप वेलोसिटी, राइट आंसर फोर्थ वाला। नेक्स्ट, ये था डायरेक्ट जो सीधे सीधे उठा के पूछ लिया। पढ़ो, ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड वेलोसिटी v बराबर kv, k इज लेस देन 1। हमें पता है हाइट पर जाएगा, अब हाइट हमें देखनी है, सरफेस से पूछ रहा है या सेंटर से पूछ रहा है। मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस, तो इसमें तो हमें कुछ ही नहीं करना, तो जो मैंने बताया डायरेक्ट शॉर्टकट लग गया, n²r 1 - n², तो n की जगह k आ गया, तो k²r 1 - k²। तो राइट आंसर आप इसका देख लो, राइट आंसर इसका हो गया k²r/1 - k², दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कुछ मुश्किल था? नहीं था। अब आप ग्रेविटेशन कंपेयर करके देख लो, आपकी जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, अब भी अगर आप छोड़ करके आए बेवकूफ़ी करोगे, ठीक है ना। इतना मैंने करा दिया है कि आप इस लेक्चर से जो नीट लेवल में आएंगे प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम तय हैं आने, आप 100% कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेस्ट के मैंने प्रॉब्लम रखे हैं, इनमें स्पेशली ये जो लास्ट वाले प्रॉब्लम है जरूर कर लेना, इसका 50 नंबर प्रॉब्लम जरूर कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है ना। इसमें मैश द कॉलम है टेस्ट सीरीज के अंदर, वो मैश द कॉलम भी अटेम्प्ट कर लेना, ताकि आप फिर से परफेक्शन में आ जाओ और वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन जुगाड़ तंत्र अपना मैश द कॉलम का एग्जाम में हमेशा तैयार रहे। तो ये ग्रेविटेशन का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब आप प्रैक्टिस शीट से और टेस्ट से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे, और कल का आपका लेक्चर रहेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे कैलोरीमेट्री,
थर्मल एक्सपेंशन और अपना हीट ट्रांसफर, ये 3 चीज हम कल कवर करेंगे, ठीक है ना। परसों आपका केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। जम के प्रैक्टिस करो, ये हफ्ता आपका रगड़ के आपको चलना है ताकि 11th हम बहुत अच्छे से कवर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर के साथ। ऑल द बेस्ट।